वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शगुफ्ता है। जैसे कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, वही टॉपिक हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 10% रूल। 10% रूल में क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उसका 90% वो खुद यूज़ करता है और 10% उसका आगे ट्रांसफ़र होता है। सपोज़ हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे कि कोई प्लांट है तो 100 ग्राम एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, तो उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर को जाएगा, 90% वो खुद रखता है अपने पास। फिर प्राइमरी कंज्यूमर उसका 10% वो खुद यूज़ करेगा और 0.1% इसका 10% यानी कि 0.1% सेकेंडरी कंज्यूमर को। फिर इसका 10% 0.1 का 90% वो खुद यूज़ करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसका 10% 0.01 ग्राम जो है हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर को। तो ये एक पिरामिड का की शक्ल ले लेता है। पिरामिड हमेशा अपराइट ही बनते हैं, डाउनवर्ड कभी नहीं बनते हैं। अब हम ये था हमारा 10% रूल। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो सेल्फ आइसोलेटेड ग्रुप, सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप्स होते हैं इकोसिस्टम में, उनमें एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अर्थ में ज़्यादातर ओपन सिस्टम ही होते हैं। ओपन सिस्टम जिनमें कि एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि कोई लेक है, लेक में बारिश भी आ रही है और वहाँ से और मैटर भी आता है, दूसरी चीज़ें ट्रांसफ़र भी हो रही हैं, एवोपरेशन भी हो रहा है, तो वो होता है ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी या हीट का ट्रांसफ़र होता है, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे फ्रिज में रखी हुई कोई बॉटल। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जिनमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और ना ही मैटर का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मस। ओके, तो ये तो हमारे तीनों सिस्टम थे। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो ये बायोडाइवर्सिटी मीन्स पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के पादप और जंतुओं की जो उपस्थिति होती है उसको हम कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। ये 3 तरह की होती है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? इसकी आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य किसी एक जाति में अलग अलग किस्में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि भारत में धान की 50,000 से अधिक और आम की 1,000 से अधिक की किस्में पाई जाती हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक डाइवर्सिटी क्या होती है? इसमें विभिन्न जातीय स्तर पर होती है। जैसे कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में तरह तरह की उभयचर जातियाँ या एम्फीबियंस पाए जाते हैं। अब इसके अलावा ये होता है एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे कि भारत में रेगिस्तान, वर्षा, वन, पतझड़ आदि परितंत्र को विभिन्न नामों से विभिन्न तरह की पाई जाती हैं। विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि भारत में रेगिस्तान, वर्षा, वन, पतझड़ आदि परितंत्र विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब एक नया एक पॉइंट है IUCN। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड। ये इस IUCN जो होता है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका लक्ष्य होता है विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान खोजना। ये विश्व के विभिन्न संगठनों से नेटवर्क प्राप्त करके एक सूची जारी करता है जिसे हम कहते हैं लाल सूची। इस सूची में ये सूची जो है वो ये IUCN जो है वो 9
9 श्रेणियों में अपनी सूची जारी करता है, जैसे कि विलुप्त है, वन विलुप्त है, घोर संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त है, अनुरक्षित है, संकट निकट, संकट मुक्त, आंकड़ों का अभाव और अनिश्चितता। ये 9 कैटेगरीज में 9 तरह की सूचियाँ जारी करता है। इसे हम बोलते हैं लाल सूची या रेड बुक डाटा। और जुलाई 2018 में एक सूची जारी की थी इसने, जिसमें बताया गया था कि 26,000 जातियाँ जो हैं वो संकटग्रस्त हैं, 26,000 जातियाँ जो हैं वो खतरे में हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है कि जो IUCN है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये लाल सूची जारी करता है। ओके, उम्मीद है मुझे आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और ओके, थैंक यू।